हेलो स्टूडेंट्स, एमडी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे साइकोथेरेपी के बारे में। कल हमने फिनिश किया था साइकोथेरेपी के प्रकारों के बारे में। साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा के प्रकार कौन कौन से होते थे, कल हमने उसको फिनिश किया। आज हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ साइकोथेरेपी। अब देखिए कि ये जो मनोचिकित्सा होती है, मनोचिकित्सा के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं, क्यों एक रोगी को ये चिकित्सा देने की जरूरत पड़ती है। तो एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे एम्स के बारे में। देखिए, मनोचिकित्सा में जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं अरुण कुमार सिंह, उन्होंने अपनी पुस्तक आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में मनोचिकित्सा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। और वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है रोगी के अनुकूलित व्यवहारों में परिवर्तन लाना। कि ये जो मनोचिकित्सा दी जाती है, मनोचिकित्सा क्यों दी जाती है कि मनोरोगी जो होता है, मनोरोगी का व्यवहार अनुकूलित नहीं होता, समायोजित नहीं होता, वो वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता। और जब वो समायोजित नहीं कर पाता तो उसका जो व्यवहार हो जाता है वो अनुकूलित व्यवहार नहीं होता। तो मनोचिकित्सा के माध्यम से रोगी का जो अनुकूलित व्यवहार है, असमायोजन वाला जो व्यवहार है, उस व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है इस चिकित्सा के माध्यम से। तो मनोचिकित्सक क्या करते हैं, उसके इस व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और उसको चिकित्सा देकर उससे विचार विमर्श करके उसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और उसके अनुकूलित व्यवहार को अनुकूलित करते हैं। सेकंड है रोगी के अंतर व्यक्तिक संबंध एवं अन्य दूसरों के संबंधों को विकसित करना। अब देखो कि रोगी के जो अंतर व्यक्तिक संबंध है, उसके खुद के साथ खुद का संबंध, क्योंकि जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम खुद में ही हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और दूसरों के साथ संबंधों को विकसित करने में भी ये मनोचिकित्सा हेल्पफुल रहती है। थर्ड पॉइंट है रोगी के आंतरिक संघर्षों को एवं व्यक्तिगत तनावों को दूर करना। तीसरा, इसका जो अरुण कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक में बताया है कि तीसरा इस मनोचिकित्सा के क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, कि रोगी के अंदर जो आंतरिक संघर्ष होते हैं, खुद के साथ ही वो संघर्ष करता रहता है, द्वंद्व करता रहता है और उस द्वंद्वों को दूर किया जाता है। और जो व्यक्तिगत तनाव उसको होता है, जो हीन दृष्टि उसकी होती है, जो डिप्रेशन का वो शिकार होता है, मनोचिकित्सा के माध्यम से उसकी इस कमी को भी और इसके इस व्यवहार को भी दूर करने की कोशिश की जाती है। फिर है रोगी में अपने इर्द गिर्द के वातावरण एवं स्वयं अपने बारे में बने यथार्थ पूर्व कल्पनाओं में परिवर्तन करना। ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो रोगी जो होता है, अपने इर्द गिर्द के व्यवहार में जो आस पड़ोस का व्यवहार है, आस पड़ोस का जो वातावरण है और स्वयं के बारे में जो काल्पनिक बातें होती हैं, जो यथार्थ में नहीं होती, मीन्स एक अंधविश्वास की बात होती है और बिना बात के सोचना, व्यर्थ का सोचना, ऐसी जो पूर्व कल्पनाएं होती हैं, इन पूर्व कल्पनाओं के को करके वो चिंतित रहता है। ये यथार्थ पूर्व कल्पनाओं को भी परिवर्तित किया जाता है इस मनोचिकित्सा के माध्यम से। फिर है रोगी में अनुकूलित व्यवहार को संपोषित करने वाले कारकों एवं अवस्थाओं को चेंज करना, दूर करना, कि रोगी को वो कारक, वो फैक्टर जो रोगी के व्यवहार को असमंजस में डाल रहे हैं, रोगी को समायोजित नहीं होने देते, जो रोगी के व्यवहार को समायोजित नहीं होने देते और जो बार बार उसको संपोषित कर रहे हैं, मीन्स उसको उसके जो
असमायोजित व्यवहार को बढ़ाने में वो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं। ऐसे फैक्टर्स को दूर करना है, ऐसी अवस्थाओं को दूर किया जाता है इस मनोचिकित्सा के माध्यम से। क्योंकि क्या होता है कि जो मनोचिकित्सक होता है, हमारे जो व्यवहार में असामान्य तत्व हैं, उन असामान्य तत्वों को खोजा जाता है और खोजकर उन असामान्य तत्वों को सामान्य तत्वों में बदला जाता है। और जब असामान्य तत्व सामान्य तत्व में बदल जाते हैं तो डेफिनेटली एक मनोविज्ञान जो एक मनोरोगी होता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो मनोचिकित्सा के माध्यम से हम असामान्य व्यवहार को सामान्य करने में मदद करते हैं। आगे है, रोगी को अपने वातावरण की वास्तविकताओं के साथ अच्छी तरह समायोजित करने में सहयोग प्रदान करना। अब देखो कि एक व्यक्ति जो होता है वो मनोरोगी क्यों होता है? तब होता है जब वातावरण के साथ वो समायोजन नहीं बिठा पाता, और समायोजन ना बिठाने के कारण वो कुसमायोजित हो जाता है, छोटी छोटी बात के लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, असमंजस का शिकार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है। तो यहाँ मनोचिकित्सा के माध्यम से क्या किया जाता है, रोगी को जो वातावरण मिला है उस वातावरण की वास्तविकताओं के साथ, कल्पना वाली बात नहीं है, वातावरण की वास्तविकताओं के साथ उसको अच्छी तरह समायोजित करने में सहयोग दिया जाता है। फिर है आत्मबोध, आत्म सूझ को सुस्पष्ट करना, कि वो खुद को अंडरस्टैंड करे, और उसके बाद इंसाइट, एक आत्म सूझ भी उसमें पैदा करना, ये मनोचिकित्सा का काम होता है। मनोचिकित्सा के माध्यम से हम व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ करने में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। तो ये क्या बताया कि अरुण कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक में ये सारी चीजों के बारे में बताया, ये उद्देश्य बताए मनोविज्ञान मनोचिकित्सा के। पहला, रोगी के अनुकूलित व्यवहार में परिवर्तन करना, रोगी के अंतर व्यक्तिक संबंध एवं दूसरे तरह के संबंधों को विकसित करना, रोगी के आंतरिक संघर्षों को एवं व्यक्तिगत तनावों को दूर करना, रोगी में अपने इर्द गिर्द के वातावरण एवं स्वयं अपने बारे में बने यथार्थ पूर्व कल्पनाओं में परिवर्तन लाना, रोगी में आत्म अनुकूलित व्यवहार को संपोषित करने वाले कारकों या अवस्थाओं को दूर करना, रोगी को अपने वातावरण की वास्तविकताओं के साथ अच्छी तरह समायोजित करने में सहयोग प्रदान करना, आत्म बोध एवं आत्म सूझ को सुस्पष्ट करना। तो ये अरुण कुमार ने उद्देश्य बताए हैं मनोचिकित्सा के। और उसके बाद हम देखते हैं, इसी प्रकार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सुंडबर्ग एवं टाइलर ने मनोचिकित्सा के विभिन्न पहलुओं एवं इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा के आधार पर मनोचिकित्सा के प्रमुख उद्देश्य एवं लक्षणों का वर्णन किया है। अब देखो कि कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अनुसंधानों की समीक्षा करके जो मनोचिकित्सा के माध्यम से में अनुसंधान हुए हैं, उन अनुसंधानों की समीक्षा करके मनोचिकित्सा के उद्देश्यों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में वर्णन किया है, जो महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, उपयुक्त व्यवहार करने के लिए रोगी के अंतर प्रेरण को मजबूती प्रदान करना। अब देखो कि उपयुक्त व्यवहार करने के लिए, सही व्यवहार करने के लिए रोगी की जो अंतर प्रेरण को, अंदर से जो उसको प्रेरणा मिलती है, उस अंतर प्रेरण के तत्व को मजबूत करने के लिए ये मनोचिकित्सा दी जाती है। देखिए, मनोचिकित्सा में मनोचिकित्सक का एक उद्देश्य रोगी को सही कार्य के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसके लिए मनोचिकित्सक द्वारा रोगी के अंतर प्रेरणा को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अब देखो कि इस चिकित्सा के माध्यम से मनोचिकित्सक क्या करता है, रोगी को
अंदर से अभिप्रेरणा देने की कोशिश करता है। अंतर प्रेरण उसको पूरी तरह से उसके अंतर प्रेरण को मजबूती प्रदान की जाती है। मनोरोग अथवा मनोवैज्ञानिक समस्या होने पर उसके समाधान में स्वयं सफल ना होने पर रोगी को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जब रोगी को किसी तरह का मनोरोग हो जाता है या मनोवैज्ञानिक समस्या हो जाती है, उस समस्या का पहले तो वो खुद समाधान करने की कोशिश करता है। जब खुद समाधान नहीं होता तो उसको सहायता की जरूरत होती है। किसको? रोगी को सहायता की जरूरत पड़ती है। इसी हेतु उसे प्रथम निर्णय तो यही लेना पड़ता है कि वे इसके लिए मनोचिकित्सक अथवा काउंसलर के पास जाए या ना जाए। एवं इसके कारण रोगी में मानसिक विचारिक द्वंद उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए कि जब उसको कोई समस्या होती है, जब वो समस्या का समाधान खुद नहीं कर पाता तो उसके मन में उसको जरूरत महसूस होती है, आवश्यकता महसूस होती है कि मेरे को किसी ना किसी गाइड की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है। तो इस हेतु वो सबसे पहले ये निर्णय लेना उसको होता है कि वो अपने इस रोग के लिए मनोचिकित्सक या काउंसलर के पास जाए या ना जाए। और इसके कारण रोगी में एक मानसिक विचारिक द्वंद उत्पन्न हो जाता है। यदि एक बार रोगी अपने इन द्वंद्वों से जूझते हुए सूझबूझ द्वारा मनोचिकित्सक के सम्मुख अपनी समस्या रखने का निर्णय लेता है तथा ऐसे ही वे अन्य सही निर्णय अपने आत्म अभिप्रेरणा में लेता है, तो यहाँ पर उसके लिए ये अंतर प्रेरण के स्तर को मजबूत, उत्तम, उच्च बनाए रखने एवं मजबूती प्रदान करने की एक महती जिम्मेवारी मनोचिकित्सक की होती है। अब जब वो काउंसलर के पास चला जाता है तो काउंसलर क्या करता है? उसके आत्म प्रेरण को स्ट्रॉन्ग करता है, आत्म प्रेरण को मजबूत बनाता है, मजबूत बनाकर उसको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है। तो ये पहला उद्देश्य है उपयुक्त व्यवहार करने के लिए रोगी के अंतर प्रेरण को मजबूती प्रदान करना। जब उसको किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वो सोचता है कि मैंने काउंसलर के पास जाना है या नहीं जाना, और उसमें एक विचारिक द्वंद उत्पन्न हो जाता है। अगर वो द्वंद पर विजय प्राप्त कर लेता है, काउंसलर के पास चला जाता है, मनोचिकित्सक के पास चला जाता है, तो मनोचिकित्सक उसको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करता है, उसके आत्म अभिप्रेरण को मजबूत करता है। और जब उसका आत्म अभिप्रेरण मजबूत हो जाता है तो वो उपयुक्त वातावरण में अपने आप को मजबूत कर लेता है और अपने व्यवहार में सुधार कर लेता है। तो इस करने के लिए मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है, मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ती है। अब सेकंड है भावनाओं को अभिव्यक्त करने के तरीकों द्वारा संवेगिक दबाव को कम करना। कि भावनाओं को अभिव्यक्त करने के तरीकों के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के तरीकों के द्वारा जो संवेगात्मक दबाव है, उस संवेगात्मक दबाव को कम किया जाता है। किसके माध्यम से? मनोचिकित्सा के माध्यम से। जब रोगी अपनी मनोवैज्ञानिक समस्या लेकर मनोचिकित्सक के पास आता है तथा मनोचिकित्सक द्वारा समस्या पर बात करने पर, उसकी अभिव्यक्ति करने पर उसे संवेगिक समस्या अथवा दबाव से स्वयं ही जूझना पड़ता है। अपनी बात को कहने में जो दबाव उत्पन्न होता है, जो संवेगिक समस्या होती है, उस समस्या से उसको खुद ही जूझना पड़ता है। तो इससे रोगी समस्या सही प्रकार से बताने में असमर्थ हो जाता है एवं उसमें कई प्रकार की चिंताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। मनोचिकित्सा में इस प्रकार के संवेगिक दबाव को
मनोचिकित्सा के प्रभावी होने के लिए कम करने की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड इस हेतु विरेचन तकनीक का उपयोग करते हैं। उनका कहना है कि संवेगिक दबाव को दूर करने से मनोचिकित्सा बहुत ही आसान और प्रभावी सिद्ध होती है। अब देखिए कि इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, और अभिव्यक्त करने के जो तरीके करने के लिए हम संवेगिक रूप से दबाव में आ जाते हैं। तो ये मनोचिकित्सा क्या करती है, हमें संवेगिक रूप से दबाव हमारे अंदर जो आता है उसको कम करता है। जब हम मनोचिकित्सा के लिए मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो हम अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, समस्या आती है। तो ये जो मनोचिकित्सक हमारी जो चिंताएं होती हैं, जो हमारा जो संवेगिक दबाव होता है, उस दबाव को कम करने की कोशिश करता है। और सिगमंड फ्राइड ने भी इस तकनीक का प्रयोग किया है, भावनाओं को अभिव्यक्त करने के तरीकों के द्वारा संवेगिक दबाव को कम करने के लिए एक प्रविधि का प्रयोग किया है, एक टेक्निक का प्रयोग किया है, वो है विरेचन। विरेचन क्या होता है कि नाटक के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करना, एक नाटकीय तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करने की एक कला। हमें जब मनोचिकित्सक हमारे अंदर वो भावना पैदा कर देता है, मनोचिकित्सक हमारे अंदर हमें इतना कॉन्फिडेंस में ले लेता है कि हम अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, और अभिव्यक्त करके हमारे अंदर जो संवेगिक दबाव होता है वो दबाव को कम करने की कोशिश की जाती है। तो आगे है, नेक्स्ट उद्देश्य है रोगी की अंतर शक्ति को संवर्धन एवं विकास के लिए अवमुक्त करना। मनोचिकित्सा का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य के पीछे की अवधारणा पर मानवतावादियों द्वारा सर्वाधिक जोर दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य में स्वयं के संवर्धन एवं विकास की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति जन्मजात रूप से विद्यमान होती है कि एक जो व्यक्ति है वो अपना विकास करना चाहता है और पूरी तरह से अपनी उन्नति करना चाहता है, अपनी वृद्धि करना चाहता है, अपनी ग्रोथ करना चाहता है। तो हर व्यक्ति में ये जन्मजात होता है, तथा अनुकूल वातावरण मिलने पर और सम्यक निर्णयों की छांव में उसकी ये प्रक्रिया सहज ही पूरी हो जाती है। जब उसको अनुकूल वातावरण मिल जाता है और अनुकूल वातावरण के माध्यम से उसकी ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सहज रूप से ही पूर्ण हो जाती है, मीन्स मनुष्य अपना विकास करता है। जब कभी इसमें मनुष्य द्वारा अपने जीवन के प्रति लिए गए निर्णयों के कारण एवं प्रतिकूल वातावरण की वजह से बाधा उत्पन्न होती है। अब कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति अपने जीवन में सही डिसीजन नहीं ले पाता और वातावरण उसके फेवर में नहीं होता। जब वो डिसीजन सही नहीं ले पाता और अनुकूल वातावरण उसको नहीं मिलता तो क्या होता है, तो उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है और वो पूरी तरह से विकास अपना नहीं कर पाता, विकास में बहुत बड़ी उसकी बाधा बन जाती है। तो तब व्यक्ति में मानसिक उलझने उत्पन्न हो, वह मनोरोगों का शिकार हो जाता है। डेफिनेटली जब हम अपना विकास नहीं कर पाते, कोई ऐसी बाधा आ जाती है जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, तो हम लोगों को डिप्रेशन हो जाती है और हम मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। मानवतावादियों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर छिपी प्रतिभा और संभावनाओं को अभिव्यक्त करने और साकार रूप देने की अकथित अभिलाषा रखता है।
अब देखो कि मानवतावादी विचारधारा क्या है। मानवतावादी विचारधारा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा होती है, जो उसके अंदर छुपी हुई संभावनाएं होती हैं, वो अभिव्यक्त करना चाहता है। अभिव्यक्त करने और उसे साकार रूप देने की अकथित अभिलाषा रखता है। उसकी उसको एक अभिलाषा होती है कि मेरे अंदर जो एबिलिटी है, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को मैं निकालूं। मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको निकालूं और इसे अभिव्यक्त करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने एवं उसकी ओर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने से व्यक्ति आत्म विकास के पथ पर सहज ही अग्रसर हो जाता है। अब देखिए, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट में ये क्या कहा गया है कि रोगी क्या करता है। प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य ये होता है कि वो अपना स्वाभाविक रूप से विकास करे, अपनी ग्रोथ करे, और अगर उसको उचित वातावरण मिल जाता है तो उचित वातावरण से वो अपनी ग्रोथ अच्छे तरीके से कर पाता है। और अगर उसको उचित वातावरण नहीं मिलता, उचित वातावरण ना मिलने के कारण और सही निर्णय लाइफ में ना होने के कारण प्रतिकूल वातावरण मिलने के कारण उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। और जब उस विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति मानसिक द्वंद में आ जाता है, मानसिक उलझनों में उलझने लगता है। तो मानवतावादियों का क्या मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा, कि हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई कोई ना कोई प्रतिभा होती है, और उस प्रतिभा को वो निखारने की और उस प्रतिभा को निकालने की, अभिव्यक्त करने की एक अकथित अभिलाषा होती है कि वो कह नहीं पाता, पर उसमें ये अभिलाषा होती है कि मेरे अंदर जो एबिलिटी है वो एबिलिटी निकले। और मनोचिकित्सा क्या करती है। देखिए कि जब हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो मेरे अंदर अभिलाषा है, जो उचित वातावरण ना मिलने के कारण अगर वो नहीं निकली तो मेरे अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो जाएगा, द्वंद पैदा हो जाएगा, और वो द्वंद, वो डिप्रेशन, वो तनाव मेरे को मानसिक रोगी बना देगा। तो मनोचिकित्सा का क्या लक्ष्य है, मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य है कि मेरे अंदर जो छुपी हुई अभिलाषा है, जो संभावनाएं हैं, उनको निकालने के लिए पूरी तरह से हमारे लिए हेल्पफुल बनता है। और जब ये हमारी अभिलाषा पूरी हो जाती है, हमारी छुपी हुई प्रतिभा को निकलने का अवसर मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम मनोरोगी नहीं रह पाते। हम लोगों को अच्छी काउंसलिंग मिल जाती है तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि अभिव्यक्त करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने और उसकी ओर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने से व्यक्ति आत्म विकास के पथ पर सहज ही अग्रसर हो जाता है। जब उनको परिस्थितियां ऐसी मिल जाती है तो फिर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने से, उसकी और व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में उनमें आत्म विकास आता है, और आत्म विकास के पथ पर वो अग्रसर होता ही जाता है। तो ये आज जो हमने उद्देश्य किए हैं उसको एक बार देखते हैं। पहले हमने बात की, अरुण कुमार सिंह ने कुछ उद्देश्यों की बात की, और अरुण कुमार सिंह के बाद कुछ सुनबर्ग और टाइलर ने भी अनुसंधानों की समीक्षा करते हुए मनोचिकित्सा के कुछ उद्देश्यों का वर्णन किया। पहला है उपयुक्त व्यवहार करने के लिए रोगी के अंतर प्रेरण को मजबूती प्रदान करना। सेकंड है भावनाओं को अभिव्यक्त करने के तरीकों द्वारा संवेगिक दबाव को कम करना। रोगी की अंतर शक्ति को संवर्धन एवं विकास के लिए अवमुक्त करना। ये हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं। और
3 पॉइंट्स दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं उद्देश्य के, वो हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।